जय हिंद। तो स्वागत है आपका टेक्नोपॉडल्स के एक और नई वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए यार, क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो आज की वीडियो में हम डेटा टाइप्स के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे और जावास्क्रिप्ट की थोड़ी बातें भी जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें थोड़ी सी हमने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है। डेटा टाइप्स। ओके। तो मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि जावास्क्रिप्ट जो आज हम देख रहे हैं वो और जो आज से 8-10 साल पहले हुआ करती थी, उस दोनों में डिफरेंस है। क्योंकि पहले की जावास्क्रिप्ट 8-10 साल पहले की जावास्क्रिप्ट में मॉड्यूल, एरो फंक्शन और क्लासेस नहीं हुआ करती थी। और बाद में ES6 वर्जन आने के बाद वो सभी बिल्ड हो गई। तो जो पहला ये का कोड है और जो नया नया कोडर है, उन सभी को कोड रन करने में दिक्कत होती है। तो इसके लिए जो एक्मा स्टैंडर्ड है जो एक्मा ऑर्गेनाइजेशन है, उनने उन लोगों ने एक सॉल्यूशन निकाला जिसका नाम था यूज स्ट्रिक्ट। ये यूज स्ट्रिक्ट लिखने की वजह से हमारा जो सर्च ब्राउज़र है, जो हमारा जावास्क्रिप्ट रन करता है, वो इंजन है, वो हमारे कोड को एज अ न्यू वर्जन ऑफ जावास्क्रिप्ट ट्रीट करेगा। एज अ न्यू वर्जन ऑफ जावास्क्रिप्ट। नए वर्जन की तरह हमारे जावास्क्रिप्ट को ट्रीट करेगा। तो इसके सॉल्यूशन, और अगर यूज स्ट्रिक्ट ना लिखे तो हमारा जो ब्राउज़र है वो नए कोड की तरह, नए वर्जन नए सॉरी पुराने वर्जन की तरह हमारा ब्राउज़र ट्रीट करेगा। तो इसके लिए यूज स्ट्रिक्ट लिखा जाता है। इसकी वजह से जो नए कोडर है उसको स्टैंडर्ड प्रोवाइड हो सके, वो नई जावास्क्रिप्ट का पूरा यूज कर सके। इसके लिए यूज स्ट्रिक्ट लिखा जाता है। अगर हमने यूज स्ट्रिक्ट लिख दिया, उसके बाद हम यहाँ पे कहीं यूज नो स्ट्रिक्ट ऐसा नहीं लिख सकते, क्योंकि यूज स्ट्रिक्ट लिखने के बाद हमारा पूरी फाइल को एज अ न्यूअर वर्जन ही ट्रीट किया जाता है। तो ये तो हो गया यूज स्ट्रिक्ट जावास्क्रिप्ट की बात। तो अब हम चलते हैं डॉक्यूमेंट को पढ़ने। लेकिन डॉक्यूमेंट को पढ़ने से पहले हम थोड़ी गुड प्रैक्टिसेस और बैड प्रैक्टिसेस के बारे में भी देख लेते हैं। जैसे कि पहले हम यहाँ पे अलर्ट एक शो कराते हैं। अलर्ट में 2 और 2 को सम कराते हैं, तो वो हमारे और वैसे रन कराते हैं। तो हमें क्या दिखता है आउटपुट में, वो देखते हैं। node/01_basic और उसके अंदर डेटा टाइप्स। तो फाइल को रन करते हैं, तो देखिए यहाँ पे एरर आया। cannot find module। कोड को रन करते हैं।
तो देखिए एरर आया, अलर्ट इज नॉट डिफाइंड, कि यहाँ पे अलर्ट डिफाइंड नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि हम Node.js का यूज कर रहे हैं। अगर आपने कई वीडियो में देखा होगा, जो यहाँ पे अलर्ट कंसोल का यूज करते हैं या फिर HTML फाइल में एम्बेड करके हमें आउटपुट दिखाते हैं 2+2 और वो होते हैं 4, इस तरह से आपको दिखाते हैं। लेकिन हम Node.js का यूज कर रहे हैं तो हमें अलर्ट का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अलर्ट है वो विंडो में से आता है, विंडो.अलर्ट ऐसे आता है, और हमारा Node.js का एनवायरनमेंट विंडो को सपोर्ट नहीं करता। तो ये तो हो गई अलर्ट की बात। अब बात करते हैं हमें कोड व्हाइट पेज किस तरह से लिखनी चाहिए और कब व्हाइट पेज नहीं लिखनी चाहिए उसके बारे में। अगर हम console.log कराए 2+2 और उसी लाइन में हम console.log कराए दूसरी लाइन में 3+3 क्या होते हैं, तो हमें यहाँ पे एरर शो होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे सेमीकोलन लगा दें तो हमारा कोड एरर नहीं शो करता। सेमीकोलन ट्रीट करता है उसके बाद का कोड न्यू लाइन में आ जाए, ऐसा भी। और जो सेमीकोलन के पहले का कोड लिखा है वो कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद नया कोड को रन कर सकते हैं आप, वो सेमीकोलन का यूज है। अब इसको हम रन करें तो हमारा आउटपुट आता है 4 और 6, लेकिन हमें इस तरह से लिखना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम इसी कोड को 1 साल या 2 साल के बाद कोई एरर आए और रन करें, ओपन करें, तो हमें एरर सर्च करने में दिक्कत आ सकती है। इसीलिए हमें कोड को इसी तरह से लिखना चाहिए। हम ऐसे भी नहीं लिख सकते 2+2 इस तरह से, ये रन भी हो जाएगा, लेकिन हमें इस तरह से लिखना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें कोड कंसिस्टेंसी खराब होती है। वो एक कोडर के लिए अच्छी निशानी नहीं होती एक कोडर के लिए। अगर आप कोई कंपनी में जाए और आपको कोई कोड लिखने के लिए कहे, तो आप अगर इस तरह का कोड लिखेंगे तो आपको इंटरव्यू में रिजेक्ट ही करेंगे। गारंटी के साथ मैं कह देता हूँ, आपको रिजेक्ट ही करेंगे। तो ये गुड प्रैक्टिस नहीं है। अगर इसको रन करके देखें तो भी हमारा आउटपुट सेम ही आता है, लेकिन ये गुड प्रैक्टिस नहीं है, नॉट एन गुड प्रैक्टिस। तो ये तो हो गए कोड लिखने की बात। तो कोड लिखने के बात के बाद आता है डेटा टाइप्स। इस फाइल का हमने हेडर डेटा टाइप्स दे दिया है, तो डेटा टाइप्स के बारे में थोड़ी बात तो करनी पड़ेगी। तो जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप्स डिफाइन करने के लिए सी लैंग्वेज की तरह INT और फिर वेरिएबल का नाम और उसकी वैल्यू इस तरह से नहीं लिखी जाती। जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए सिर्फ वेयर, लेट और कॉन्स्ट का ही यूज होता है। ये तो हमने पिछले वीडियो में देख ही लिया था। तो हमने अगर सिंपली लेट लेके अगर नेम लिख दिया और उसको अगर स्ट्रिंग में लिख दिया टेक्नो, तो ये हो गई स्ट्रिंग डेटा टाइप। अगर लेट लिख के हमने आईडी में 1 2 3 लिख दिया, तो ये हो गई नंबर डेटा टाइप। और अगर लेट लिख के इज लॉग्ड इन लिख के ट्रू लिख दिया, तो ये हो गई बुलियन डेटा टाइप। तो इसी तरह से हम जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप डिफाइन करते हैं। लेकिन अंडर द वुड
जावास्क्रिप्ट में कई डेटा टाइप है, जैसे कि पहले यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। एक है नंबर डेटा टाइप। नंबर डेटा टाइप का यूज होता है नंबर डिफाइन करने के लिए। उसको डिफाइन करने के लिए सिर्फ 1 2 3 और कोई नंबर असाइन करने से नंबर डेटा टाइप हो जाती है। तो ये है नंबर डेटा टाइप, लेकिन इसकी कुछ रेंज है, शायद 2 पावर ऑफ 2 पावर ऑफ 52, ये उसकी रेंज है। उस रेंज के आगे जाने के बाद हमें बिग इंट डेटा टाइप का यूज करना पड़ता है। और बिग इंट नंबर ऑफ बड़े बड़े जो इंटीजर नंबर होते हैं उसको स्टोर करने के लिए बिग इंट का यूज होता है। जैसे कि अगर मोबाइल नंबर को स्टोर करना हो तो वो बिग इंट में ही स्टोर होते हैं। उसके बाद है स्ट्रिंग डेटा टाइप। स्ट्रिंग डेटा टाइप, इसको तो आपने देखा ही होगा। डबल कोट या फिर सिंगल कोट में लिखने से हमारी डेटा टाइप स्ट्रिंग हो जाती है। तो ये तो हो गई स्ट्रिंग डेटा टाइप। उसके बाद है बुलियन। तो बुलियन के लिए, बुलियन यानी कि हाँ और ना, अगर यूजर लॉग्ड इन है और या फिर नहीं है। ओ बुलियन यानी हाँ और ना की ही बातें है बुलियन। उसके बाद एक वैल्यू है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का यूज होता है उसके अंदर कोई वैल्यू डिफाइंड ही नहीं की गई। इसके बाद है नल। नल एक स्टैंड अलोन वैल्यू है। स्टैंड अलोन वैल्यू है। इसका यूज, इसमें कुछ वैल्यू रखी नहीं गई है, इसके लिए नल का यूज होता है। जैसे कि अगर हमने कोई वेदर फोरकास्टिंग के लिए वेबसाइट बनाई है और उसकी एपीआई में से अगर टेम्परेचर ना मिले तो उसके रिटर्न में, यानी कि वो एपीआई रिटर्न करे, अगर 0 करे तो 0 तो एक टेम्परेचर हो गया, 0 एक टेम्परेचर हो गया, तो वो उसके बजाय नल रेफरेंस प्रीफर करेगा, क्योंकि वैल्यू आई ही नहीं। वैल्यू आई लेकिन खाली आई, नल, तो उसके लिए नल का यूज होता है। नल के बाद है एक सिंबल। सिंबल बहुत ही यूज होते हैं। अगर हमें यूनिक की बात करनी हो तो उसके लिए सिंबल्स यूज होते हैं। और इन सभी के अलावा एक और डेटा टाइप है ऑब्जेक्ट। ये बहुत ही यूज होती है। अगर कोई भी, ज्यादातर एपीआई हमें ऑब्जेक्ट ही रिटर्न करती है। ऑब्जेक्ट बहुत ही यूजफुल डेटा टाइप है। तो ये तो हो गए ऑब्जेक्ट, ये सारे डेटा टाइप। तो अगर ये हमने कोई वेरिएबल हो, जैसे कि यहाँ पे हमने 3 वेरिएबल लिए हैं, तो उसकी डेटा टाइप क्या है वो चेक करने हो तो उसके लिए टाइप ऑफ एक ऑपरेटर आता है। हम टाइप ऑफ नेम ऐसा लिखने के बाद हम रन करें कोड को तो स्ट्रिंग आया, देखिए आउटपुट में। अगर नेम के बाद लॉग में console.log में आईडी प्रिंट करें, टाइप ऑफ आईडी, और इसे रन करें तो उसका डेटा टाइप नंबर आया। तो ये तो हो गई सारी डेटा टाइप की बातें। तो अब हम डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने जाएंगे। डॉक्यूमेंटेशन मैं तो आपको एमडीएन ही प्रिफर करूंगा, एमडीएन जावास्क्रिप्ट। आप यहाँ पे जाके डेटा टाइप्स के बारे में और उन सभी के बारे में यहाँ से आप जान सकते हैं। और यहाँ पे सर्च करते हैं डेटा टाइप्स।
तो ये सारी डेटा टाइप्स के बारे में बातें लिखी गई है। तो इन सभी को आप जाके एक बार जरूर देखिएगा। ये डॉक्यूमेंटेशन MDN के द्वारा बनाया गया है, मोजिला ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। तो जो जावास्क्रिप्ट का ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन है वो है ECMA TC39.ES और उसमें ECMA स्क्रिप्ट का डॉक्यूमेंटेशन है। ECMA स्क्रिप्ट का डॉक्यूमेंटेशन यानी कि इनमें रूल्स लिखे गए हैं, इसमें स्टैंडर्डाइज लिखा गया है। पहले जब जावास्क्रिप्ट नई नई मार्केट में आई थी तब कई कंपनियां जावास्क्रिप्ट लिखती थी, लेकिन उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं फॉलो करते थे। अगर एक कंपनी ने यानी कि क्रोम ने कोई अलग जावास्क्रिप्ट के बारे में लिख दिया, मोजिला ने कुछ अलग जावास्क्रिप्ट के बारे में लिख दिया, वो जैसे कि आप अगर लूप लगाए तो दोनों में ही डिफरेंट आउटपुट आते थे। तो उसका सॉल्यूशन के लिए उन सभी ने इकट्ठा होके एक जगह पर बैठे और नक्की किया कि हम ECMA स्क्रिप्ट लॉन्च करते हैं। और ECMA स्क्रिप्ट कुछ नहीं, उनमें स्टैंडर्ड लिखा गया है। अगर लूप हमने लगानी है तो उसमें इनपुट कैसे देना होगा, उसमें आउटपुट हमें कैसे मिलता है, वो सभी रूल्स इस ECMA स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं। इसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने के लिए बहुत हार्ड है। अगर आप यहाँ पे बिल्ट इन ऑब्जेक्ट के बारे में देखेंगे तो ये सभी बिल्ट इन ऑब्जेक्ट के बारे में लिखे गए हैं। लेंथ, ट्यूपल्स, कॉन्फ़िगर्स। तो ग्लोबल ऑब्जेक्ट के बारे में हम देखिए तो ग्लोबल में दिस क्या है, दिस कीवर्ड, नॉट अ नंबर, इंफिनिटी, अनडिफाइंड क्या है, वो सभी इस डॉक्यूमेंटेशन में लिखा गया है। उसके स्टैंडर्ड यहाँ पे लिखे गए हैं। तो ये हो गई ECMA स्क्रिप्ट। तो आज के लिए इतना ही। तो जय हिंद।